हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक छोटा सा वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है क्रूल किंग एंड हिज स्लेव। और हाँ फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, मैं इसे ईजान वर्सेस फीस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। आपको तो पता ही है कि इस कंपटीशन में बहुत सारी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप सबको सपोर्ट करना और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करना। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना और स्टोरी को लाइक करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम एक पिंजरे को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बंद थे। वो ज़्यादा उम्र के बच्चे नहीं थे, वो सिर्फ 15 से 20 साल तक के बच्चे ही थे। बच्चे भी नहीं कहें, लड़के थे जो उसमें बंद थे। उनकी बॉडी पूरी तरीके से डर की वजह से कांप रही थी। वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी बॉडी शिवर कर रही थी। सबके फेस से पसीना पूरी तरीके से आ रहा था, सब स्वेट से भीगे हुए थे। तभी हम देखते हैं 3-4 पर्सन जो अपने हाथ में चाबुक लेकर सीधे उस पिंजरे की तरफ आते हैं। तभी वो लोग उस पिंजरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी एक पर्सन उस चारों पर्सन में से एक से कहता है, तुम्हें क्या लगता है आज राजा इनमें से किसको चुनेगा? तभी वो दूसरा पर्सन कहता है, हम अच्छे से जानते हैं हमारा राजा कितना क्रूल है, हम कुछ नहीं कह सकते कि वो इनमें से किसको चुनेगा। हम तो बस इन लोगों के लिए प्रे ही कर सकते हैं कि काश कोई राजा को इसमें से कोई भी पसंद ना आए, क्योंकि तुम जानते हो ना कि राजा जिसको पसंद करता है उसके साथ क्या करता है। ये सुनते ही वो सारे लोग बुरी तरीके से कांपने लगते हैं, उनकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। तभी वो एक पर्सन कहता है, सच में हम बस प्रे ही कर सकते हैं। तभी वो आदमी उन सारे पिंजरे में बंद लड़कों की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम सबका यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, थोड़ी देर में राजा यहाँ आने वाला हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से बिहेव करो। कोई भी इस तरीके से खड़ा मत होना कि राजा को बुरा लगे और तुम्हें उसी टाइम पनिशमेंट मिले, ठीक है? ऐसा कहता है और वो उस पिंजरे को खोल देता है। पिंजरे में जो 10 लोग थे वो लड़के धीरे धीरे निकलने आने लगते हैं। वो 10 लड़के एक एक करके उस प्लेस पर खड़े हो जाते हैं जिस पर वो चारों लोग उन्हें बताते हैं। वो उसी तरीके से चुपचाप खड़े हो गए थे। तभी हम देखते हैं अचानक से एक चोर की अनाउंसमेंट होती है और एक पर्सन चिल्लाता है कि राजा इस मैदान में पधार रहे हैं। तभी वो जो लोग थे वो अपनी फेस नीचे कर लेते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी और आज तक किसी को भी राजा से अपनी नज़रें मिलाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। वो कोई नॉर्मल राजा नहीं है, वो इतना क्रूल है कि कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई अपनी गर्दन उठाकर भी उससे बात करता है तो वो उसकी गर्दन को वहीं काट देता है। इसलिए आज तक किसी ने अपनी नज़रें उठाकर उससे बात भी नहीं की। वो कभी किसी की नहीं सुनता, वो जो चाहता है वही करता है। जिस बात से सभी लोगों को उस राजा से इतना डर लगता है कि हर कोई बस राजा के सामने जाने से डरता है। तभी हम देखते हैं राजा जो सीधा उस फील्ड में, तो उसके पीछे 4 सिपाही चल रहे थे और राजा उनके सामने आ रहा था और उस मैदान में आता है। तभी राजा आकर उन सारे जो दास खड़े हुए थे उनको देखने लगता है। तभी एक पर्सन उसके सामने आकर झुकता है और कहता है, राजा हमने इनको ही पकड़ा है, तो आप देख लीजिए। राजा जो उसकी तरफ देखता है वो कुछ भी नहीं कहता और फिर वो धीरे एक एक करके वो जितने भी लड़के खड़े हुए थे उनकी तरफ देखने लगता है। सबकी बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। राजा एक एक करके उनके करीब जाता है और धीरे से अपने हाथ से उनको टच करने लगता है। जैसे जैसे राजा जिस जिस लड़के को टच करता है वो बुरी तरीके से शिवर करने लगता है। राजा सबको देखता है और जो भी राजा को पसंद नहीं आता उसे वो एक पंच मारता है और वो लड़का ज़मीन पे गिर जाता है। ऐसा कर कर के राजा ने पहले से ही 7 लोगों को उठा दिया था और कहा था, इन्हें खान में ले जाओ और इनसे काम करवाओ, समझे तुम? ऐसा कहता है। वहाँ जो सिपाही थे उन 7 लड़कों को ले जाते हैं। अब वहाँ बस 3 ही बचे थे। तभी राजा उन तीनों की तरफ देखता है। अचानक राजा की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो बुरी तरीके से शिवर कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उसके लंबे लंबे बाल जो उसके फेस पे आ रहे थे। राजा जैसे ही उसको देखता है तो देखता रह जाता है। तभी राजा सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सुनो,
मुझे ये लड़का चाहिए, इसे मेरे हरम में ले जाओ। जैसे ही वो लड़का ये सुनता है वो बुरी तरीके से डर जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी किंग कहता है, मुझे रोना पसंद नहीं है, समझे तुम, और दोबारा मेरी आंखों के सामने तुम्हारे आंसू नहीं दिखने चाहिए अब। और हाँ, मुझे तुम्हारे चेहरे पर स्माइल ही दिखनी चाहिए, वरना अगर मैंने तुम्हारी चेहरे पर ये आंसू देखे तो तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, समझे तुम, ऐसा कहता है। तभी वो जो एक पर्सन सिपाही था वो उस लड़के के पास आता है। तभी वो उस लड़के का हाथ पकड़ने वाला ही था कि राजा अचानक से उस सिपाही की गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ को टच करने की? तुम अच्छे से जानते हो कि इसे मैंने अपने लिए पसंद किया है, फिर तुम इसे टच कैसे कर सकते हो? वो आदमी पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी राजा, माफ़ी कोई चीज़ नहीं होती, गलती करते हैं तो सज़ा मिलती है, समझे तुम, ऐसा कहता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी वो दूसरे सिपाही से कहता है, जाओ और इसे अभी 100 कोड़े लगाओ। वो दूसरा सिपाही पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, राजा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन जैसे राजा तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। तभी राजा कहता है, इसे ले जाओ मेरी नज़रों से दूर। तभी एक सिपाही आता है और कहता है, चलो यहाँ से, ऐसा कह के वो वहाँ से उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तभी राजा दूसरे सिपाही से कहता है, इसे लेकर मेरे हरम में जाओ, आज से ये मेरा दास है और मेरे साथ मेरे हरम में मेरी देखभाल करने रहेगा, समझे तुम। जिस पर वो सिपाही अपना सर हिलाता है और वो उससे अपने साथ चलने को कहता है। तभी वो पर्सन जो जिस दास को राजा ने चूज़ किया था वो बुरी तरीके से डर रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो जानता है कि उसकी यही किस्मत है और उसके साथ ऐसा ही होने वाला है। इसलिए वो चुपचाप धीरे धीरे उस सिपाही के साथ उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं हम देखते हैं राजा जो खड़े दोनों लड़कों की तरफ देखता है और तभी वो अपने एक सिपाही से कहता है, इन दोनों को वहीं उन लोगों के साथ ले जाओ और इन्हें खान में काम कराओ, ऐसा कहता है। जिस पर वो सिपाही उन दोनों लड़कों को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं अब हम राजा के हरम को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के को वो सिपाही उस हरम के सामने ले आता है और कहता है, तुम्हें राजा के सामने रोना नहीं है, राजा को रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, राजा जो भी कहें तुम वो काम करना। और हाँ, तुमने अभी देखा ना राजा का गुस्सा कैसा है, इसलिए अगर तुम राजा से किसी भी चीज़ की मना मत करना, नहीं मुझे नहीं पता राजा तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। जिस पर वो दास बस अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी वो कहता है, ठीक है, और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ। तभी वो राजा के हरम के पास ही एक छोटा सा कमरा दिखाता है और कहता है, ये तुम्हारा कमरा है, इसलिए राजा के आने से पहले तुम अच्छे से खुद को साफ करो और अच्छे से स्नान करके रेडी हो जाओ। और हाँ, तुम्हारे लिए कपड़े पहले से ही तैयार हैं, इसलिए जो कपड़े वहाँ हैं उन्हें ही पहनना। जिस पर वो दास बस अपना सर हाँ में हिलाता है। ऐसा कहकर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है और जो लड़का था वो सीधा उस रूम में जाता है और चुपचाप जाकर ज़मीन पे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और कहता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत किया है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। आखिर मेरे चाचा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझे क्यों बेच दिया, ऐसा कहता है, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि राजा ने उस सिपाही के साथ क्या किया था और थोड़ी देर में ही राजा आने वाले हैं, इसलिए अब वो खुद को खड़ा करता है और सीधा उस छोटी सी वॉशरूम में जाता है। वो अच्छे से खुद को क्लीन करता है, अच्छा से नहाता है और उसके बाद वो जो रोब्स वहाँ रखे हुए थे उन रोब को पहनता है और बाहर आता है। वो देखता है उसके लिए ब्लैक कलर के रोब थे। ब्लैक और रेड कलर के रूप में वो जब खुद को उस छोटे से आईने में देखता है और खुद के बाल संभालता है तो वो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वो किसी रानी से कम सुंदर नहीं लग रहा था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपनी 2 लट बाहर निकालता है जो उसके चेहरे पर आती हैं। अभी भी उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो राजा से कोई पनिशमेंट नहीं चाहता क्योंकि उसने सुन रखा है कि राजा कितना क्रूर है, वो किसी को नहीं छोड़ता।
इसलिए वो चुपचाप सीधा उस रूम से रेडी होने के बाद बाहर निकलता है और राजा के हरम के द्वार के सामने खड़ा हो जाता है। वही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं राजा जो सीधा अपने हरम में आता है। जैसे ही राजा अपने हरम में आता है, खुद सामने उस दास को देखता है जिसे उसने अपने लिए चुना था। जैसे ही वो उसे देखता है, उसे ऊपर से नीचे तक बस देखता रह जाता है। उसको देखकर राजा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी राजा कहता है, तुम कौन हो? तभी वो दास कहता है, राजा मैं वही हूँ जिसने, हाँ, जिसे आपने चुना है। राजा कहता है, क्या? तभी दास अपना सिर नीचे करता है और कहता है, हाँ राजा। राजा को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस दास को उसने चुना था वो ये है। वो अपने मन में कहता है, ये तो बहुत खूबसूरत है, मेरी सारी रानियों से भी ज़्यादा। ऐसा कहकर राजा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी राजा उस दास को अंदर आने को कहता है। वो दास धीरे धीरे राजा के पीछे चला जाता है। राजा जो चुपचाप जाकर अपने बेड पे बैठता है और उस दास को देखने लगता है। दास ने अपना फेस अभी भी नीचे कर रखा था। तभी राजा कहता है, अच्छा मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तभी जो वो तो पूरी तरीके से डर की वजह से उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, लेकिन तभी वो धीरे से कहता है, मेरा नाम विंग है। राजा कहता है, क्या है तुम्हारा नाम? तो विंग कहता है, मेरा नाम विंग है। राजा कहता है, अच्छा विंग, ऐसा कहता है। तभी वो कहता है, ठीक है विंग, सुनो, तुम्हें आज से मेरी सारी देखभाल करनी होगी। मैं जो चाहिए तुम्हें मुझे ला कर देना होगा, समझे तुम? ऐसा कहता है, जिस पर विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी राजा अचानक से विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिस पर विंग एकदम से डर जाता है। उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। राजा तभी उसे अचानक से अपनी लैब में बिठा लेता है और उसके फेस की तरफ देखने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बस उसके फेस पे स्वेट था। तभी राजा जैसे ही विंग के फेस को देखता है, वो अचानक से गुस्से में कहता है और विंग की गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोने की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे रोते हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कहता है और विंग को दूर फेंक देता है। जैसे ही विंग दूर गिरता है, उसे अचानक से अपनी बैक में बहुत पेन फील होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप से बस खड़ा होता है। तभी राजा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोने की? मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? जाओ यहाँ से, ऐसा कहता है और जाकर अच्छे से खुद का फेस धोकर आओ। ऐसा कहता है। विंग चुपचाप से उस हरम से निकलता है और सीधा अपने उस छोटे से रूम में जाता है। विंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तभी हम देखते हैं अचानक राजा के रूम में एक लेडी की एंट्री होती है। वो बहुत गहनों से ऊपर से नीचे तक सजी हुई थी। कहने के लिए वो बहुत सुंदर थी। तभी वो अचानक से उस हरम में अंदर एंटर करती है। वो राजा को इतने गुस्से में देखती है। तभी वो उसके सामने जाती है और कहती है, धनवांग जी, आप राजा हैं और आप इतना गुस्से में क्यों हैं? आखिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते। ऐसा कहती है और राजा को टच करने लगती है। तभी अचानक से वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो उस लेडी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, बिना मेरी परमिशन के तुम मेरे इस हरम में एंटर नहीं करोगी। चैंसी जो पूरी तरीके से डर जाती है। चैंसी कहती है, पर वांग जी, मैं तुम्हारी रानी हूँ। तभी राजा अचानक से चैंसी को छोड़ देता है। वांग जी कहता है, माना कि तुम रानी हो, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ रानी हो, मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश मत करना, समझी तुम? ऐसा कहती है, जिस पर चैंसी थोड़ा डर जाती है और वो खड़ी होती है और अपनी गर्दन को पकड़ती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुमने आज एक नया दास खरीदा है। मैं तो बस तुम्हारे उस दास को देखने के लिए आई थी कि क्या वो तुम्हारे लायक है कि नहीं, ऐसा कहती है। तभी वांग जी एक स्मक करता है और उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ
कि तुम मेरे दास को क्यों देखना चाहती हो। और मैं बता दूं, अभी वो मेरा दास है, इसलिए उसे टच करने के बारे में या छूने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम अगर गुसु में रानी भी थी, ये किसी को याद भी नहीं होगा। जिस पर चैंसी पूरी तरीके से डर जाती है और कहती है, नहीं राजा, आप गलत समझ रहे हैं। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसा कहकर वो चैंसी के करीब आता है और उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ जो दासों की सेवा करना, जो दास मेरी सेवा करना छोड़ देते हैं, तुम उनके साथ क्या करती हो, समझी तुम। इसलिए मुझसे दूर रहो। मैंने तुम्हें इतने अधिकार इसलिए दिए हैं क्योंकि तुम, ऐसा कहता है। तभी चैंसी कहती है, बिल्कुल नहीं वांगजी, तुम गलत समझ रहे हो। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ चैंसी, माना तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारी शादी किस लिए मुझसे हुई थी। सिर्फ ये एक समझौता था ताकि तुम्हारे पिता के राज्य को मैंने बचाया था। और याद रखना, इससे ज़्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और तुम अच्छे से जानती हो मेरे हरम में तुमसे भी सुंदर सुंदर रानियां हैं। अगर मुझे सच में कोई चाहिएगी तो मैं उनके पास जाऊंगा, समझी तुम। और हाँ, जाओ यहाँ से, मेरे दास को देखने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम। ऐसा कहता है और उसे अपने हरम के बाहर फेंक देता है। चैंसी अपने दांत गुस्से में पीसती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं फींग, जो फिर से अपना चेहरा क्लीन करने के बाद अपने रूम से बाहर निकलता है। तभी वो राजा को हरम के बिल्कुल दरवाजे पर देखता है, जिसे देखकर विंग एकदम से फिर से डर जाता है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। विंग जो अपना सर हाँ में हिलाता है और धीरे से वहाँ से निकल जाता है। उसे तो पता भी नहीं था आखिर रसोई कहाँ पर है। वो धीरे धीरे बस चले जा रहा था कि तभी अचानक वो किसी से टकरा जाता है। जैसे ही वो अचानक सामने की तरफ देखता है तो वो देखता है एक पर्सन जो बिल्कुल राजा के जैसा दिखता है। ये देखकर विंग पूरी तरीके से डर जाता है और वो कहता है, शायद विंग जो सामने वाले पर्सन को देखकर पूरी तरीके से डर जाता है। तभी वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है, तुम कौन हो, तुम यहाँ नए लग रहे हो। तभी भीम जैसे ही उस पर्सन की आवाज़ सुनता है तो वो अपना सर नीचे करता है और कहता है, मैं राजा का नया दास हूँ। जिस पर वो पर्सन बस उसे देखते ही रह जाता है। तभी वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो तुम वो नए दास हो, वैसे तुम कहाँ जा रहे थे। तभी भीम अपना सर नीचे करके कहता है, मुझे नहीं पता, खाना कहाँ मिलेगा, राजा को खाना चाहिए। तभी वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, यहाँ से सीधा जाओ और दाएं मुड़ जाना और वहीं अंदर रसोई है और तुम जाकर उससे कहना कि राजा के लिए खाना चाहिए, ठीक है। जिस पर विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। विंग जो सीधा वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग अपने मन में कहता है, कहने को तो ये बिल्कुल राजा के जैसा दिखते हैं, शायद। ऐसा सोच के फिर वो अपनी सारे थॉट साइड रखता है क्योंकि उसे पता था उसे जल्दी राजा के लिए खाना ले जाना है, नहीं तो राजा फिर से गुस्सा हो जाएगा। तभी और वो पर्सन जिससे विंग टकराया वो और कोई नहीं बल्कि सिचैन थे, वांगजी के बड़े भाई। तभी सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, सच में ये बच्चा बहुत इनोसेंट और बहुत प्यारा है, काश वांगजी इसके साथ कुछ भी गलत ना करे। ऐसा कह के वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा रसोई में एंटर कर रहा है। तभी उसे एक रसोईया एक पर्सन दिखता है। वो पर्सन जैसे ही विंग को देखता है और कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे। तभी विंग कहता है, मुझे राजा के लिए खाना चाहिए, राजा को भूख लगी है। तभी वो रसोइया कहता है, ओह तो तुम उनके नए दास हो, ठीक है रुको मैं अभी थाली लगा कर लाता हूँ। ऐसा कह के वो एक ट्रे में बहुत सारा खाना लगाता है और विंग को दे देता है। विंग उस खाने को लेता है और सीधा वहाँ से निकलता है। वो बिल्कुल धीरे धीरे वांगजी के हरम के सामने पहुँच जाता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा
अंदर एंटर करता है, जहाँ वो देखता है वांग जी जो पहले से ही एक टेबल के पास बैठा हुआ था और खाने का वेट कर रहा था। तभी विंग वो खाना वांग जी के सामने रख देता है। वांग जी जैसे ही उस खाने को देखता है, उसकी खुशबू उसके नाक के अंदर जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे सच में खाना बहुत पसंद है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। विंग जैसे ही ये सुनता है वो डर जाता है। विंग धीरे धीरे डरते हुए वांग जी के करीब जाता है। तभी वांग जी कहता है, मेरे लिए खाना लगाओ अच्छे से। जिस पर विंग उस ट्रे में से एक प्लेट लेता है और सारे जो खाना था उसे अच्छे से वांग जी के सामने लगाता है। तभी वो फिर से दूर हो जाता है। वांग जी वो खाना धीरे धीरे खाने लगता है। तभी खाना खाते टाइम वांग जी की नज़रें बस विंग पर ही थी। वो विंग को ही देखे जा रहा था, वहीं देख पा रहा था कि विंग उससे कितनी बुरी तरीके से डरा हुआ है, जिसे देखकर वांग जी के फेस पे एक स्मक आ जाता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है जब लोग उससे इस तरीके से डरते हैं। उसे बहुत खुशी होती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपना खाना ख़त्म करता है। अभी भी उस प्लेट में बहुत सारा खाना था। तभी वो वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, इधर आओ। विंग जो डर जाता है और धीरे धीरे वांग जी के करीब जाने लगता है कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग तो पूरी तरीके से डर चुका था, उसकी बॉडी फिर से शिवर कर रही थी। तभी वांग जी कहता है, ये खाना है, इसे खाओ। जैसे ही विंग ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी कहता है, मुझे इस तरीके से मत देखो, मैंने कहा ये खाना है, इसे खाओ। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें यहाँ बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जो विंग को समझ नहीं आती। तभी विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, मुझे इस तरीके से मत देखो, आज तक किसी को भी मुझे इस तरीके से देखने की हिम्मत नहीं हुई, समझे तुम। ऐसा कहता है, जिस पर विंग जल्दी से अपनी आइज़ फिर से नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है, जल्दी से ये खाना ख़त्म करो, फिर मुझे बताना है कि तुम्हें फिर क्या करना है। विंग पूरी तरीके से डर जाता है, लेकिन वो राजा की किसी भी बात को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उस राजा की थाली में ही जितना खाना था वो इसे धीरे धीरे खाने लगता है। हालांकि उस खाने का टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। विंग ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। विंग कोई बड़े बड़े या कुछ मिडिल फैमिली में से भी नहीं था। विंग के मॉम डैड बहुत पहले ही मर चुके थे। उसके अंकल ने उसे पाला और कुछ चंद पैसों के लिए उसे राजा के सिपाहियों को दास बनने के लिए बेच दिया। ये बात विंग बहुत अच्छे से जानता है। विंग जो धीरे धीरे उस खाने को खा रहा था और वांग जी जो बस विंग को अपनी लैब में बिठा के उसको खाते हुए देख रहा था। विंग की खुशबू पहले ही वांग जी को धीरे धीरे पागल कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग में ऐसा क्या है जो वांग जी विंग के पीछे इस तरीके से खिंचा जा रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर विंग में ऐसा कुछ तो खास है जो उसे समझ नहीं आ रहा। वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर से विंग को देखने लगता है। हालांकि विंग को खाना खाते टाइम बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी खुद को बड़ी मुश्किल से रिलैक्स करता है और वो खाने को खाने लगता है। खाना फिनिश होने के बाद वांग जी विंग को अपनी लेफ्ट से खड़ा करता है। विंग भी खड़ा हो जाता है और वांग जी भी खड़ा होता है। तभी वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बेड के पास ले जाता है। वांग जी लेट जाता है और विंग से कहता है, मेरी रोब खोलो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैंने कहा मेरे रोब खोलो। विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था, वो धीरे धीरे अपने हाथ वांग जी के रोब के पास ले जाता है और उन्हें धीरे से खोलने लगता है। वांग जी के अपर रोब पूरी तरीके से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही विंग की नज़रें वांग जी की अपर नेकेड बॉडी पे पड़ती है, वो तो शॉक्ड हो जाता है। उसकी वो मसल्स और राजा वांग जी की बॉडी को देखकर विंग को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन अभी भी उसे बहुत डर लग रहा था। तभी वांग जी अपनी बैग को ऊपर करता है और अपनी टमी के सहारे लेट जाता है और वो विंग से कहता है, साइड में ये
ऑयल की बॉटल है, इसे लो और इससे ऑयल लो और मेरी बैक की मालिश करो, मुझे यार अपनी बैक में बहुत पेन हो रहा है। विंग ये सुनता है तो एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या डर्टी डर्टी थॉट आ रहे थे कि पता नहीं राजा उसके साथ क्या करने वाला है। लेकिन तभी वो एक रिलैक्स की सांस लेता है और उस बॉटल से ऑयल लेता है, और जैसे ही वो अपने हाथों को वांगजी की बैक पे रखता है, वांगजी की बैक में जैसे ही विंग के वो ठंडे हाथ पड़ते हैं, वांगजी की बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग होती है। उसकी बॉडी एकदम से हर सी जाती है। आज से पहले वांगजी को ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ। वांगजी जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी वो पिल्लो को टाइटली पकड़ लेता है, और विंग जो उसकी बैक की मालिश कर रहा था, वो सिर्फ उसका एहसास करने लगता है। विंग जो धीरे धीरे वांगजी के हाथों की मालिश कर रहा था, तभी वांगजी कहता है, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है जो तुम इतना धीरे धीरे मालिश कर रहे हो? मैं कोई फूल का नहीं बनाऊं, समझे तुम? इसलिए मेरी बैक की अच्छे से मालिश करो। जिस पर विंग थोड़ा डर जाता है और वो तेज तेज अपने हाथों से वांगजी की पूरी बैक की मालिश करने लगता है। वांगजी के फेस पे एक स्माइल थी। थोड़ी देर बाद वांगजी विंग को मना करता है कि उसको अब रिलैक्स है। विंग जो मान जाता है, तभी वांगजी विंग से कहता है, जाओ अब जाकर अपने रूम में सो जाओ, लेकिन हाँ, सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, उससे पहले मुझे तुम मेरे हरम में चाहिए। जिस पर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और सीधा दौड़कर अपने रूम में चला जाता है, जिस पर वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम चैंसी को देखते हैं। चैंसी जो अपने रूम में थी और बहुत गुस्से में थी, वो अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी। तभी वो कहती है, मैंने सुना है इस बार वांगजी ने कोई बहुत ही सुंदर दास चुना है। मैं उसे एक बार बस देखना चाहती हूँ और फिर मैं उसे अपनी बस में कर लूँगी, जैसे मैं सारे दासों को करती हूँ। बस वो मुझे एक बार देखने मिल जाए। लेकिन वांगजी ने इस बार मुझे देखने ही नहीं दिया उसे, ऐसा कहती है और अपने दांतों को पीसती है। तभी एक नौकरानी उसके रूम में आती है। तभी वो उस नौकरानी की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुमने उस नए दास को देखा है? तभी वो नौकरानी कहती है, हाँ रानी, आपको पता है वो बहुत सुंदर है। उसको देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि वो एक लड़का है। आपको पता है उसकी सुंदरता जिसने देखी वो सब उस पर मोहित हो गए, लेकिन राजा की वजह से कोई भी उसे नजरें उठाकर नहीं देख सका। आप तो जानती हैं ना कि राजा के दास को कोई छू तक नहीं सकता। रानी कहती है, क्या क्या कहा तुमने? तभी वो नौकरानी कहती है, हाँ, हमने सुना है कि वो बहुत सुंदर है, हालांकि उसे मैंने नहीं देखा, लेकिन आप जानती हैं वो रसोईया में राजा के लिए खाना लेने गया था। जब मैं आपके लिए वहाँ खाना लेने गई तो मैंने रसोइये से सुना, रसोइये ने कहा कि वो किसी कामदेव से ज़्यादा कम नहीं है, वो तो इस कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर है। वहीं हम दूसरे दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वांगजी 5 बजे उठता है और उससे पहले उसे वांगजी के हरम में जाना है। तभी विंग उठता है, जल्दी से फ्रेशन अप होता है और अच्छे से स्नान करके अपने रूप बदल कर वो सीधा वांगजी के हरम के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही 5 बजते हैं, वांगजी की आंखें खुल जाती हैं। तभी वांगजी जो सामने की तरफ देखता है तो वो देखता है विंग जो चुपचाप उसके डोर के सामने खड़ा हुआ था। तभी वो विंग को ऐसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो उठकर खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होकर वापस आता है। तभी वो विंग से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो लगा था कि तुम विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वांगजी विंग की चिन को पकड़ता है और उसे ऊपर करता है। विंग वांगजी की इस हरकत से थोड़ा डर जाता है, लेकिन अभी भी उसने अपनी पलकें नीची करके रखी थी। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, अब जाओ, बाहर जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। विंग थोड़ा शॉक था। वो अपने मन में कहता है, सुबह 5 बजे उठकर ही कौन ब्रेकफास्ट करता है? लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए वो चुपचाप धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं विंग जो 5 बजे ब्रेकफास्ट लेने के लिए रसोई में जा रहा था कि तभी वो देखता है वो अचानक एक लेडी से टकरा जाता है। वो लेडी जैसे ही उसे देखती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो शॉक्ड भी थी। वहीं विंग जो उसे देखकर डर जाता है,
वो लेडी को देखकर इतना तो समझ गया था कि या तो ये राजा की रानी है या कोई शाही महल की ही, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक गहनों से पूरी तरीके से भरी हुई थी। तभी वो और कोई नहीं बल्कि चैंसी थी। चैंसी जैसे ही विंग को देखती है, वो उसके मुंह से उसका सलाइवा निकलने लगता है। वो अपने मन में कहती है, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जितना जल्दी चाहूँ अपने बिस्तर पर चाहती हूँ। तुम सच में बस मेरे लायक हो और मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकती। कुछ भी हो जाए, मुझे राजा से पहले तुम्हें अपने लिए पाना होगा, ऐसा कहती है। और वो एक स्माइल करती है। तभी वो विंग का हाथ टच करती है और कहती है, ओह, तो तुम राजा की नई दास हो। जिस पर विंग अपना हाथ जल्दी से रानी से दूर करता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ। तभी रानी कहती है, ओह, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम सच में बहुत सुंदर हो, ऐसा कहती है और विंग के चिक को टच करती है, जिस पर विंग पूरी तरीके से डर जाता है और वो रानी से दूर हो जाता है। तभी विंग कहता है, माफ़ करिए पर मुझे राजा के लिए नाश्ता ले जाना है, ऐसा कह के वो जल्दी से रसोई की तरफ भाग जाता है। जिस पर चैंसी एक स्माइल करती है और कहती है, बस कुछ टाइम और, उसके बाद तुम मुझसे नहीं डरोगे, समझी तुम, ऐसा कहती है और वहाँ से स्माइल करके चली जाती है। वहीं वांगजी जो विंग का वेट कर रहा था, विंग जो सारा नाश्ता लेकर सीधा वांगजी के पास आता है। वांगजी उस नाश्ते को खाता है और खाने के बाद उसमें फिर से आधा छोड़ देता है और वो फिर से विंग को खिलाता है। अब हम देखते हैं टाइम ऐसे ही धीरे धीरे स्किप हो रहा था। वांगजी जो विंग को कभी कभी उसकी चिन पकड़ता, उसके चिक को सहलाता, लेकिन वांगजी की क्रूरता को देखकर विंग अभी भी वांगजी से बहुत डरता था। वो देखता था कि कुछ भी गलती होने पर वांगजी किस तरीके से रिएक्ट करता है। तभी हम देखते हैं एक दिन विंग जो वांगजी के हरम में खड़ा हुआ था, तभी वो देखता है वांगजी जो पूरी तरीके से नशे में धुत था और वो अंदर हरम में एंटर करता है। तभी विंग देखता है वांगजी जो पूरी तरीके से नशे में हरम में एंटर करता है। वो पूरी तरीके से डर जाता है। तभी वांगजी जो हरम में अंदर आता है और वो धीरे धीरे विंग के करीब जाता है। विंग जो देखता है कि राजा गिरने ही वाला था कि तभी उसे पकड़ लेता है। जैसे ही विंग वांगजी को पकड़ता है, वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग वांगजी को धीरे धीरे पकड़कर उसके बेड तक ले जाता है और उसे लिटा देता है। वांगजी जो अभी भी बस विंग को ही देख रहा था, तभी वो अचानक विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, राजा छोड़िए मुझे। वांगजी विंग की कोई बात नहीं सुनता और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था, तभी वांगजी विंग की नेक को पकड़ता है और उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है, जिससे विंग पूरी तरीके से डर चुका था। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी। तभी वांगजी कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विंग विंग डर जाता है। तभी वांगजी विंग को अपने बेड के ऊपर खींच लेता है और उसे फ्लिप कर देता है। जो विंग अब राजा के बिल्कुल नीचे था। वांगजी लस्ट भरी नज़रों से विंग को देख रहा था और विंग जो वांगजी को देखकर पूरी तरीके से डर चुका था। तभी वांगजी जो विंग की आंखों की तरफ देखता है और उसकी आंखों पे धीरे धीरे किस करता है। तभी वो विंग से कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांगजी कहता है, मैं तुम्हें बहुत बहुत, ऐसा कह ही पाता है कि तभी अचानक से वांगजी पूरा विंग के ऊपर गिर जाता है कि वो पूरी तरीके से नशे में था। विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था। तभी विंग वांगजी को धीरे से अपने से दूर ढकेलने की कोशिश करता है, पर वांगजी बहुत भारी था। विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था, तभी वो बहुत मुश्किल से वांगजी को खुद से दूर करता है और जल्दी से वांगजी वो उस बेड से हटता है। वो गहरी गहरी सांसें लेता है और वांगजी को देखने लगता है। वो जल्दी से वांगजी के आराम से निकलता है और अपने रूम में जाता है। वो बेड पे लेट जाता है। उसकी सांसें अभी भी हैवी हो रखी थी। वो अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है? राजा क्या कह रहे थे? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं
चैंसी जो बहुत दिन से विंग के करीब आने का वेट कर रही थी, अब उसे और बर्दाश्त नहीं होता। वो एक गहरी सी सांस लेती है और खड़ी होती है और वो कहती है, इस टाइम तो राजा अपने हरम में होगा और ज़रूर वो विंग अपने रूम में, मुझे आज कुछ भी हो उसे अपना बनाना ही होगा, ऐसा कहती है। और वो जल्दी से उस विंग के रूम की तरफ जाने लगती है। जैसे जैसे वो विंग के रूम की तरफ जा रही थी, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, वो खुशी से पागल हो रही थी। वो अपने मन में कहती है, मैं उसे प्रस्ताव दूंगी तो वो मना नहीं कर पाएगा। वहीं चैंसी जैसे ही विंग के उस छोटे से रूम के डोर के सामने पहुंचती है, वो जल्दी से डोर को ओपन करती है। विंग जैसे ही डोर की तरफ देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। वो रानी को अपने सामने देखकर डर जाता है। तभी चैंसी विंग के पास आती है और कहती है, विंग। विंग कहता है, रानी आप यहाँ क्या कर रही हैं? चैंसी विंग के और करीब आती है और कहती है, विंग शोर मत करो, नहीं तो कोई सुन लेगा। मुझे पता है कि वो राजा आज बहुत नशे में है और आज मैं तुम्हारे साथ, विंग मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? विंग पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, रानी तू रूठिए मुझसे, आप ये क्या कर रही हैं? तभी रानी बिल्कुल विंग के और करीब आ जाती है। वो विंग के शोल्डर को पकड़ती है और विंग की नेक की तरफ जाती है और वहाँ से स्मेल लेती है और कहती है, सच में तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी स्मेल मुझे पागल करती है। विंग जो पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो जल्दी से चैंसी को पुश कर देता है। चैंसी जो ज़मीन पर गिरती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ऐसा करो? हाँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं राजा की रानी हूँ, तुम जानते भी हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। विंग जो डर जाता है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। तभी चैंसी एक स्माइल करती है और फिर से विंग के पास आती है और कहती है, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इन सारे कामों के लिए तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे अच्छा फील कराना होगा। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, हाँ आप ये क्या कह रही हैं? आप जाइए यहाँ से, अगर आपको किसी ने देख लिया तो मुश्किल में हो जाएंगी। लेकिन चैंसी फिर से विंग के और करीब आने वाली थी कि तभी विंग फिर से चैंसी को पुश करता है और कहता है, आप जाइए यहाँ से, मैंने कहा आप जाइए। चैंसी को बहुत गुस्सा आता है और वो विंग के बालों को गुस्से में पकड़ती है और कहती है, देखो मैं तुम्हारे साथ अब क्या करती हूँ, अगर मैंने भी तुम्हें इस महल से ना निकाला ना तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा कहती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इस तरीके से अपमानित किया था। हमेशा वो वांग जी के लाए हुए सारे दासों के साथ नाइट में उन्हें उनके साथ सोती थी। ये बात वांग जी को हमेशा से पता थी और वांग जी हमेशा इस बात का ख्याल रखता था। लेकिन जब से विंग आया था, वांग जी देख पा रहा था कि चैंसी हमेशा विंग के करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन विंग हमेशा 2 कदम पीछे हो जाता था, जिस बात से वांग जी को बहुत अच्छा लगता था। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और चुपचाप अपने बेड पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र डोर पर जाती है। वो जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर जल्दी से उस डोर को बंद करता है और वो लौटकर जल्दी से अपने बेड पे आता है और अपने मन में कहता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि कैसे भी इस महल से मुझे निकलवा दिया जाए, काश आप ऐसा कर सकें, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में राजा का ख्याल आता है, वो एकदम से उसकी बॉडी सिमट सी जाती है और वो अपने मन में कहता है, पर मैं चला जाऊंगा तो राजा का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है, राजा के पास दासों की कमी नहीं है, राजा को फिर कोई दास मिल जाएगा। वैसे भी मैं कोई राजा का परमानेंट दास नहीं हूँ। राजा जब मुझसे उसका मन भर जाएगा तो वो कोई नया दास देख लेगा। अपने मन में ऐसा कहता है और अचानक भीम का एक आंसू गिर जाता है। भीम के साथ ऐसा क्यों है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो धीरे धीरे उठता है। उसके सिर में अभी भी थोड़ा पेन था, क्योंकि कल उसने सच में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। तभी वो अचानक से बैठता है, वो सामने देखता है भीम जो अभी भी चुपचाप उसके डोर के सामने खड़ा हुआ था। तभी वो विंग को देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तभी अचानक वांग जी को याद आता है कि उसने नाइट में विंग के साथ क्या किया था। ये सोचकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग का फेस अभी भी पूरी तरीके से नीचे था। वांग जी जल्दी खड़ा होता है
और वॉशरूम में जाता है फ्रेशन अप होके और एक अच्छा सा शाल लेके वो बाहर आता है। तभी वो विंग के करीब जाता है जहाँ उसे विंग के लिप्स पे एक बाइट दिखता है, जिसे देखकर राजा एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अचानक से एक पर्सन दौड़ कर आता है। वो राजा के सामने आता है और कहते हैं, हाँ मई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमने एक जासूस को पकड़ा है। तभी वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? तभी वो कहता है, हाँ हमने देखा, वो रानी के हरम से निकल रहा था। ये सुनकर तो वांग जी और पागल हो जाता है। वांग जी अपने मन में कहता है, क्या उसने बाहर से लोगों को लाना शुरू कर दिया है? अगर किसी को ये पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं अपनी रानियों को संतुष्ट नहीं कर पाता, ऐसा कहता है। और वो गहरी सी सांस लेता है। तभी वो कहता है, पर राजा, मुझे लगता है कि वो एक चोर है। हमने उसके पास से बहुत सारे सामान, लेकिन हाँ, उसके पास से एक नक्शा भी पकड़ा है। ये सुनकर तो वांग जी पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहता है, ठीक है जाओ, अभी सभी को सभा में बुलाओ और उसे सभा में पकड़ कर लाओ। जिस पर वो पर्सन हाँ कहता है और वो दौड़कर वहां से भागता है। वहीं वांग जी भी जल्दी से विंग से कहता है, मेरे साथ चलो। विंग कहता है और राजा के पीछे पीछे जाने लगता है। जल्दी ही सारी सभा में लोग आ जाते हैं और वो जिस पर्सन को पकड़ा था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। तभी वांग जी जैसे ही उसे देखता है वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। भीम जो थोड़ी दूर पर वहीं खड़ा हुआ था वो वांग जी के गुस्से को देखता है। तभी वो उसे गुस्से में देखता है और कहता है, कौन हो तुम और तुम मेरे महल में कैसे आए? वो आदमी पूरी तरीके से डर से कांप रहा था। तभी वो आदमी कहता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस। तभी भांग जी कहता है, मैं तो बस क्या? तभी वो कहता है, मैं तो यहाँ वो ऐसा कहता है। तभी भांग जी एक तलवार पकड़ता है और उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है, बताओ। तभी वो कहता है, राजा राजा हमें माफ़ कर दीजिए, वो मैं तो बस यहाँ चोरी के इरादे से आया था। तभी राजा उस मैप को लेता है और कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है, बस थोड़ी देर और तुम्हारे राज्य पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और मैं देखता हूँ तुम कैसे बचोगे। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं गुस्से में उस इंसान की गर्दन काट देता है, जिस पर विंग पूरी तरीके से डर जाता है। वांग जी, सभी लोग जो जितने भी थे वो पूरी तरीके से डर चुके थे। तभी विंग जो दूर से देखता है उसकी बॉडी घबराहट की वजह से शिवर कर रही थी। वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। जैसे ही वांग जी ये दौड़ता है देखता है तो वो दौड़कर विंग के पास जाता है और अचानक से विंग को अपनी चेस्ट से लगा लेता है और वो कहता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। विंग जो ये सब जैसे ही ये सारे लोग ये सब देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था राजा कभी किसी के प्रति इतना पोलाइट रहा ही नहीं है। वो तो बहुत क्रूर है, वो कभी किसी को माफ़ नहीं करता। वहीं से चैनचू ये सब कुछ देखते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहते हैं, शायद मेरे भाई को जो चाहिए वो उसे मिल चुका है, ऐसा सोचते हैं। तभी वांग जी जोर से कहता है, जाओ सेना तैयार करो और हाँ, सारे गेटों पे पहरे ज़्यादा कर दो, कोई भी बाहर का इंसान हमारे राज्य में अंदर एंटर नहीं कर सके, समझे तुम? जिस पर सभी जल्दी जल्दी खड़े होते हैं और जाने लगते हैं। वहीं विंग जो अभी भी डर रहा था, तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग डरो मत, वो हमारे राज्य की सारी खबर बाहर पहुंचा रहा था, उसे मारना ज़रूरी था। तुम्हें पता है ये नक्शा कुछ और नहीं बल्कि हमारे सारे जो खुफिया रास्ते हैं उनका नक्शा था, जिसे वो उन्हें देने वाला था। विंग जो अभी भी आंसू भरी आंखों से वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी विंग के आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, तुम मेरे हरम में जाके आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और हाँ, मुझे मेरे हरम में मिलना। जिस पर विंग कहता है और चुपचाप से वांग जी के हरम की तरफ जाने लगता है। वहीं हम चैंसी को देखते हैं। चैंसी जो देखती है कि विंग भांग जी के हरम की तरफ जा रहा है तो वो पीछे पीछे जाने लगती है। विंग जैसे ही वांग जी के हरम में जाता है, चैंसी जल्दी से विंग के पीछे आ जाती है। विंग जैसे ही वांग जी के हरम में एंटर करता है, चैंसी भी पीछे एंटर करती है और वो डोर बंद कर देती है। विंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, रानी आप यहाँ? तभी चैंसी कहती है, हाँ, ये मेरे राजा का हरम है,
तो मैं यहीं होंगी ना, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा कहती है। विंग पूरी तरीके से डर जाता है। तभी चैंसी अचानक से विंग के पास आती है और उसके रोप को पकड़कर निकालने लगती है। विंग जो चैंसी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चैंसी तो जैसे विंग को हाथ छोड़ना ही नहीं चाहती। तभी अचानक से चैंसी जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसा कहती है। तभी हम सुनते हैं अचानक से डोर ओपन होता है और वांग जी सामने का नज़ारा देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बचाव के चक्कर में चैंसी नीचे और विंग चैंसी के ऊपर था, जिसे देखकर वांग जी पूरी तरीके से गुस्से में लाल हो चुका था। उसका गुस्सा पूरी तरीके से भड़क चुका था। वो जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और दौड़ कर आता है। वो तभी अपनी तलवार अचानक से विंग की नेक के ऊपर रखता है और कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तभी चैंसी अचानक विंग को टक्का देती है और कहती है, मुझे बताओ वांग जी, तुम्हारा ये दास पता है मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? वहीं वांग जी गुस्से में चैंसी को देखता है। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूँ महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने रानी के साथ कुछ नहीं किया। रानी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। वांग जी जो गुस्से में चैंसी की तरफ देखता है। चैंसी कहती है, बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम अच्छे से जानते हो, जब तक तुम किसी दास को यूज नहीं कर लेते मैं किसी के साथ कुछ नहीं करती। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने अभी तक इसके साथ कुछ भी नहीं किया, और ये तुम्हें पता है ये मुझे कितने दिन से लुभाने की कोशिश कर रहा है। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में चैंसी से कहता है, जाओ यहाँ से। चैंसी कहती है, वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चैंसी को बाल पकड़ता है और वहाँ से बाहर फेंक देता है। वो जल्दी से अपने हरम का डोर बंद करता है और विंग के पास आता है। विंग जो पूरी तरीके से डरा हुआ था। तभी वांग जी विंग के रूप को देखता है जो पूरी तरीके से खुले हुए थे और उसकी वो बियर चेस्ट बिल्कुल सामने दिख रही थी। वांग जी की आंखों में अचानक से लस्ट उतर आता है। तभी वो विंग से कहता है, तुम तुम उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? विंग कहता है, राजा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच सच कह रहा हूँ। वांग जी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अचानक विंग की नेक को पकड़ता है और वो उसे किस करने लगता है। किस ज़्यादा ही रफली था, क्योंकि वांग जी बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में वांग जी के लिप को चक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था, जिस वजह से विंग के लिप्स से थोड़ा ब्लड आने लगता है। पर वांग जी नहीं रुकता। विंग की बॉडी बुरी तरीके से शिवर करने लगी थी। वो कई बार राजा से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता था कि वो राजा से खुद को नहीं छुड़ा सकता। वहीं वांग जी विंग को पकड़ता है और खींचकर उसको बेड पे फेंक देता है और गुस्से में कहता है, आखिर मेरे अलावा तुम्हें कोई टच कैसे कर सकता है? उसने तुम्हें कहाँ टच किया? ये सुनकर विंग डर जाता है। विंग कहता है, राजा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फू। तभी राजा अचानक से पूरे रूप निकालकर बाहर फेंक देता है। वो विंग की पूरी चेस्ट पे हाथ घुमाता है और कहता है, क्या उसने तुम्हें यहाँ टच किया? विंग पूरी तरीके से डर जाता है। वो बस आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहता है, राजा मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी वांग जी विंग की गर्दन पकड़ता है और कहता है, अच्छा कि जब उसने तुम्हें टच किया तो तुम्हें अच्छा लगा, तुमने उससे नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जब मैं तुम्हें छू रहा हूँ तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। हाँ। विंग और डर जाता है। विंग कहता है, राजा मेरी बात सुनिए, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। पर वांग जी कुछ भी नहीं सुनता और वो जल्दी से अपने सारे रूप खोल देता है। वांग जी अब पूरी तरीके से नहीं गिरता। विंग पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं वांग जी जो गुस्से में विंग के ऊपर आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी को रफली तरीके से टच करने लगता है। वहीं विंग भी अब पूरी तरीके से नहीं गिरता। तभी वांग जी विंग को बिल्कुल भी रेडी नहीं करता और गुस्से में विंग के अंदर खुद को इंसर्ट कर देता है, जिस वजह से विंग बुरी तरीके से चिल्लाता है। वहीं वांग जी जैसे ही विंग की चीख सुनता है, वो विंग के लिप्स पर जोर से बाइट कर लेता है। बेचारा विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलना, बहुत सारे आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसे पता था अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं वांग जी जो बहुत रफली तरीके से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था,
वांग जी मल्टीपल राउंड गुस्से में विंग के साथ इंटीमेट होता है। वहीं विंग ने जो पूरी तरीके से खुद को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर दिया था। वांग जी जब ये फील करता है कि विंग अब पूरी तरीके से डाल होकर पड़ा हुआ है, उसने कुछ भी करना और कहना बंद कर दिया है, फिर भी वांग जी गुस्से में नहीं रुकता, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि चेंसी आखिर विंग को टच कैसे कर सकती है। वहीं विंग जो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था, वांग जी जब ये देखता है तो अचानक वो खुद को विंग से बाहर निकालता है। वो देख पा रहा था कि पूरा बेड ब्लड से पूरी तरीके से पूरी चादर रेड हो चुकी है। ये देखकर वांग जी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है, मैंने ये क्या कर दिया। मैं अच्छे से जानता था कि वो इनोसेंट है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने विंग को टच करने की कोशिश की। अगर विंग की जगह कोई और होता तो वो मुझसे कहती, मैं उसके बेड तक पहुंचा देता, लेकिन ये मेरा था, उसने मेरी चीज़ को टच करने की कोशिश की, ऐसा कहता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो वॉशरूम में जाता है और विंग को अच्छे से क्लीन करता है। वो देख पा रहा था कि विंग की बॉडी के नीचे कितने सारे घाव हो गए हैं। तभी वो अचानक से एक एक हीलर को बुलाता है। हीलर जो जल्दी से वांग जी के हरम के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो वांग जी के रूम में एंटर करते हैं, वो देखते हैं वांग जी ने जल्दी से विंग को पहले ही कपड़े पहना दिए थे। तभी हम विंग को देखते हैं। तभी वांग जी की हीलर को देखता है। हीलर जो रूम में एंटर करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, इसका अच्छे से इलाज करो, देखो उसे क्या हुआ है। हीलर जो बस अपना सर हाँ में हिलाता है और वो विंग की बॉडी को टच करने ही वाला था कि तभी वांग जी कहता है, उसे टच मत करो। हीलर जो एकदम से डर जाता है और कहता है, पर राजा, अगर मैं उसे टच नहीं करूँगा तो मैं उसे कैसे देखूँगा। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है और कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। तभी हीलर विंग की पूरी बॉडी को टच करता है, जहाँ उसे बहुत सारे राजा के कट के निशान देखते हैं। तभी हीलर विंग को पूरी तरीके से चेक करने के बाद कहता है, राजा कुछ भी नहीं, वो एक्चुअली बहुत थक चुके हैं और शायद ही उनका पहली बार था, इसलिए वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, लेकिन मुझे उसके लिए ये दवा उनके हर कटे हुए शरीर पर लगानी होगी। तभी वांग जी कहता है, मुझे दो, मैं लगा दूंगा। हीलर वो उस दवा को वांग जी के हाथ में देता है और कहता है, ये उनके कटे हुए हर शरीर पर जहाँ जहाँ घाव है वहाँ लगा दीजिए, 2 दिन में वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, ऐसा कहता है। जिस पर राजा कहता है। तभी वांग जी हीलर को देखता है। हीलर अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है। तभी हीलर कहता है, पर राजा, आपको ख्याल रखना होगा, आप कुछ दिन तक उनके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, नहीं तो उनके घाव भर नहीं पाएंगे। ये सुनकर वांग जी को बहुत तकलीफ होती है। वो कुछ भी नहीं कहता और फाइनली हीलर वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी विंग के पास बैठता है और उसके सारे रोप को निकालता है और जहाँ जहाँ वांग जी के काटने के निशान थे, उन जगह पूरी जगह उस मेडिसिन को अप्लाई करता है और वो विंग को देखता है। अचानक वांग जी की आंख से एक आंसू गिर जाता है। आज तक वांग जी कभी नहीं रोया, कभी भी नहीं। उसने जबकि उसके माता पिता की डेथ हुई थी, वांग जी को तब भी उसकी आंखों से एक आंसू नहीं गिरा था, लेकिन आज पहली बार विंग को इस तरीके से देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, चेंसी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहता है। और वो जल्दी से खड़ा होता है और वो सीधा वहाँ से निकल कर जाता है। तभी हम देखते हैं वो अचानक से एक रूम के अंदर जाता है। जैसे ही वो रूम में अंदर जाता है, सामने वो अपने भाई को देखता है। वो और कोई नहीं बल्कि सिचैन थे। सिचैन जो योग मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी वांग जी अचानक जाकर अपने भाई के पास बैठता है और अपना सिर भाई की लेब में रख देता है। जैसे ही सिचैन ये देखते हैं, अचानक वो अपनी योग मुद्रा से बाहर आते हैं और ऐसे देखते हैं वांग जी की पूरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वांग जी के मॉम डैड के मरने के बाद ये पहली बार था। ऐसे देखकर सिचैन पूरी तरीके से वांग जी को डर जाते हैं। वो कहते हैं, वांग जी कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। वांग जी कहता है, गगा मैंने सब गलत कर दिया फिर से। सिचैन कहते हैं, क्या किया वांग जी।
तभी वांग जी कहता है, गग्गा मैंने उसे बहुत चोट पहुंचाई। आप जानते हैं मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। शायद मैं उससे प्यार करता हूँ गग्गा, मुझे पहली बार प्यार हुआ, लेकिन मैंने गुस्से में उसे चोट पहुंचाई। सिचैन जो वांग जी को देख रहे थे, वो अपने मन में एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है। तभी वांग जी सारा सब कुछ अपने भाई को बताता है। सिचैन जैसे ही सुनते हैं, सिचैन वांग जी के सिर पे अपना हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, वांग जी ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम जानते हो तुमने उसके साथ गलत किया। वो बहुत प्यारा है, बहुत इनोसेंट है। तुमने देखा है वो तुमसे इतना डरता है कि वो कभी किसी से बात नहीं करता, वो किसी के सामने नहीं जाता, वो बस सारा टाइम तुम्हारे साथ रहता है। फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो चैंसी के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहते नहीं नहीं गग्गा, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं अच्छे से जानता हूँ विंग कभी भी ऐसा नहीं करेगा, पर मैं चैंसी से जलस था कि आगे चैंसी ने उसे छूने की कोशिश क्यों की। वो मेरा है गग्गा। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं मानता हूँ वांग जी वो तुम्हारा है, लेकिन तुम सोचो तुम्हारी गुस्से की वजह से उसके साथ तुमने क्या कर दिया। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम अच्छे से जानती हो चैंसी हमेशा क्या करती है। तभी वांग जी गुस्से में आता है और कहता है, इसके लिए उसे सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है, ऐसा कहता है। तभी सिचैन कहती हैं, पर तुम जानते हो ना। तभी वांग जी कहता है, काका मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसके साथ क्या करना है, ऐसा कहता है और खड़ा होता है। सिचैन तभी वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी फिर भी मैं कहूँगा पहले तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। वांग जी कहता है और वहाँ से सीधा चला जाता है। वहीं वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो सीधा विंग के पास जाता है। विंग जो धीरे धीरे होश में आ रहा था, वो धीरे से खुद को बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी में अभी बहुत पेन था, वो खुद को बैठ भी नहीं पाता। वो जल्दी से जैसे ही रूम को देखता है वो डर जाता है। नाइट का सब कुछ उसकी आंखों के सामने आता है और अचानक से उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वो जल्दी से वहाँ से बस भागना चाहता था, वो किसी को देखना नहीं चाहता। वो अचानक से बेड से उठने ही वाला था कि तो भी उसकी बॉडी में इतना पेन होता है कि वो अचानक बस खड़ा होकर गिरने ही वाला था कि तभी वो कोई उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जैसे ही वो अपना फेस ऊपर करता है तो वो देखना है सामने और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी को देखकर विंग पूरी तरीके से डर जाता है। विंग कहता है, राजा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने रानी के साथ कुछ भी नहीं किया। तभी वांग जी विंग को जल्दी से अपनी चेस्ट से लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं जानता हूँ तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, पर बस मैं जेलस था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो तुम्हें इस तरीके से टच करने की कोशिश कर रही थी। जिस पर विंग शॉक्ड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी विंग के फेस पे आने वाली उन बालों को धीरे से उसके ईयर के पीछे टिन करता है और कहता है, मैं इस बात से जलस नहीं था कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। मैं जानता हूँ विंग कि तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसने तुम्हें छुआ। सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें छुए, समझे तुम, ऐसा कहता है। जिस पर विंग शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो तो मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। ऐसा पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे पास पहले दास नहीं थे या मैं उनके साथ नहीं सोया, मैं हर दास के साथ सोया हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे ऐसा फील नहीं किया कराया। तुम जानते थे मैं हमेशा पहली नाइट में ही अपनी हर दास के साथ इंटीमेट होता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था मेरे अंदर। और तुम अच्छे से जानते हो मेरे अंदर दिल ही नहीं है, क्योंकि मुझे किसी भी इंसान पर किसी तरह की कोई दया नहीं है। लेकिन ये पहली बार था जब तुम मेरे सामने थे और मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। तुम्हें पता है, ऐसा कहता है। विंग अभी भी वांग जी की सारी बातों को सुन रहा था। उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांग जी क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
तभी वांग जी विंग को ब्राडली स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पर लिटाता है और कहता है, तुम आराम करो, ठीक है, और तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे माफ़ कर दो। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो पूरी तरीके से चुप हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वांग जी के सवालों का क्या जवाब दे। तभी वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है विंग, अपना ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। विंग के आंसू अभी भी उसकी आंखों से गिर रहे थे, लेकिन वांग जी की बातें सुन के पता नहीं क्यों उसके दिल में भी एक अजीब सा दर्द हुआ था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और फाइनली वो फिर से चुपचाप उस बेड पर लेट जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद 2 पर्सन अंदर आते हैं और वो एक पर्सन के हाथ में खाने की ट्रे थी और दूसरा पर्सन हाथ में एक बॉल लेकर आया था, उसमें कुछ मेडिसिन्स थी। तभी वो पर्सन विंग के सामने आते हैं और कहते हैं, हमें राजा ने भेजा है आपको ये खाना खाने खिलाने के लिए। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वो पर्सन वो पूरा खाना विंग के सामने रख देते हैं और वो तभी विंग जो बैठने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बैठ ही नहीं पा रहा था। तभी वो एक पर्सन से कहता है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तभी वो दोनों पर्सन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए पर हम कि आपकी हेल्प नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना, आप राजा के हैं और हमें राजा की किसी भी चीज़ को टच करने की इजाज़त नहीं है। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और फाइनली वो धीरे से बैठ जाता है। वो धीरे धीरे उस खाने को खाने लगता है। सारा खाना फिनिश करने के बाद वो दूसरा पर्सन वो बॉल विंग के हाथ में देता है और कहता है, आप इसे पी लीजिए, इसको पीने से आपकी बॉडी का पेन दूर हो जाएगा। जिस पर विंग उसे लेता है और उस औषधि वाले सूप को पी लेता है। उसके बाद विंग को जैसे ही वो सूप पीता है उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है और वो लोग वो ट्रे को लेते हैं और उस बॉल को लेते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग जो धीरे धीरे नींद में भी चुपचाप सो जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो बहुत गुस्से में लग रहा था, वो एक बहुत बड़े से अंधेरे कमरे में था जहाँ एक लड़की जो कुर्सियों पे बंधी हुई थी और कोई नहीं बल्कि चैंसी थी। तभी वांग जी गुस्से में उसके बाल पकड़ता है और कहता है, तुमने क्या करने की कोशिश की? मुझे पता है तुम विंग को इस महल से दूर भेजना चाहती थी ताकि तुम विंग के साथ। तभी चैंसी कहती है, नहीं भी वांग जी, तो तुम गलत समझ रहे हो। तुमने देखा ना, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे पता था तुम अभी तक उसके साथ नहीं सोए। तभी वांग जी गुस्से में देखता है और उसके मुंह को टाइटली पकड़ता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी विंग को चोट पहुंचाई। जैसे ही वांग जी ये कहता है, चैंसी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। चैंसी कहती है, क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है, मेरा विंग, तुमने मेरे विंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? चैंसी पूरी तरीके से डर चुकी थी। वो अपने मन में कहती है, इसके तो दिल में दिल ही नहीं है, फिर अचानक इसके अंदर इतनी सारी इमोशंस कैसे आ सकते हैं? तभी वो वांग जी से कहती है, वांग जी, तुम क्या कह रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारे अंदर कोई दिल नहीं है। तुम्हारे माता पिता को इतने स्नेह की वजह से ही मार डाला गया था। अगर तुम फिर से इतने सॉफ्ट हो जाओगे तो लोग फिर से तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे और तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुम्हारे माता पिता के साथ किया था। वांग जी जैसे ये सुनता है, वो चैंसी का जबड़ा और तेज पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं ये अच्छे से जानता हूँ, वो सब कुछ करने वाली तुम ही थी। मेरे माँ बाप को जब मैं 5 साल का था तब मेरे मॉम डैड चले गए। तुमने मेरे दिमाग में हमेशा ये सभी कुछ पड़ा, इस वजह से मैं इतना क्रूर होता गया। तुम ही थी ना वो सब कुछ करने वाली। मैंने कभी अपने काका की बात नहीं सुनी, मैंने हमेशा तुम्हारी बात सुनी। तभी चैंसी कहती है, तो वांग जी फिर से मेरी बात सुनो और उस विंग को बाहर फेंक दो। वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम जानते हो वो तुम्हारे दिल में फीलिंग्स ला रहा है और फीलिंग्स तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है वांग जी। फीलिंग्स अगर तुम्हारे अंदर आएंगी तो वो तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगी और लोग फिर से तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, जैसे उस वेंडवान ने तुम्हारे माता पिता का फ़ायदा उठाया था। तभी वांग जी बहुत गुस्से में आता है
और खींचकर चेंसी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी उस वेनरवान के साथ मिले हुए थे, है ना। जिस पर चेंसी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांगजी कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि चेंसाओ ने क्या किया था। चेंसाओ ने जानबूझकर पहले वेनरवान से मेरे माता पिता को मरवाया और फिर तुम्हारे पिताजी ने चेंसाओ को मार दिया, है ना। तभी चेंसी कहती है, नहीं 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 वांगजी, तुम ये क्या कह रहे हो। तभी वांगजी जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है इतने टाइम से मैं बस तुम्हारे पिताजी के खिलाफ ये सब कुछ सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे पिताजी आखिर हमारे यहाँ से क्या चाहते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ अगला टारगेट तुम्हारा सिचेन गग्गा और मैं ही हूँ। तुम हम दोनों को मारकर पूरा गुसू क्लैन अपने नाम करना चाहती हो ताकि तुम यहाँ की रानी बन जाओ और तुम जो चाहे वो कर सको। चेंसी पूरी तरीके से घबरा जाती है। उसकी फेस पे डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कहती है, वांग जी तो तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी वांग जी जोर से हंसता है और कहता है, अच्छा तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए तुम मेरे लाए हुए सारे दासों के साथ सोती हो, है ना। जिस पर चेंसी शौक थी। चेंसी कहती है, क्या। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता। मुझे सब पता है कि तुमने मेरे यूज किए हुए दासों के साथ क्या किया। तुमने पहले उन्हें यूज किया फिर उन्हें मार दिया, है ना। और तुम यही विंग के साथ करने वाली थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। तुम विंग को तो क्या किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे। तभी चेंसी जो घबरा जाती है। तभी वांग जी कहता है, मुझे पता नहीं कि वो जो कल पकड़ा गया था वो और किसी का नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी का आदमी था। चेंसी कहती है, नहीं नहीं नहीं। तभी वांग जी कहता है, और वो नक्शा भी तुमने ही दिया था ना, ताकि तुम्हारे पिताजी को हमारे राज्य के सारे खुफिया रास्तों का पता चल सके और वो हमारे ऊपर हमला कर सकें, है ना। चेंसी शॉक्ड हो जाती है। वो वांग जी की तरफ देखती है। तभी वांग जी एक छोटा सा पूल दिखाता है जो पानी से भरा हुआ था। वो चेंसी को पकड़ता है और चेयर से खड़ा करता है और उसके फेस को उस पानी के पूल में डाल देता है, जिस वजह से चेंसी को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चेंसी जोर से चिल्लाती है, चीखती है और कहती है, वांग जी छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी चेंसी कहती है, वांग जी छोड़ो छोड़ो मुझे। पर वांग जी चेंसी को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो उससे जितना टॉर्चर कर सकता था उतना टॉर्चर करता है, क्योंकि जितना टाइम वो चेंसी को टॉर्चर करता है उसे वो सब कुछ आता है कि उसने नाइट में विंग के साथ गुस्से में क्या क्या किया था। जिस पर थोड़ी देर में वो देखता है कि चेंसी पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। वो चेंसी को जितना चाहता था। तभी वो 3-4 लोगों को अंदर बुलाता है और वो चेंसी की तरफ देखता है और कहता है, इसे ऐसी जगह पे कराओ जहाँ इसे कभी कोई ना ढूंढ पाए और हो सके तो इसे कभी कोई ढूंढ भी ना पाए। और तुम इसका मतलब समझते हो कि इसे कहाँ फेंकना है। जिस पर वो चारों अपना सर हाँ में हिलाते हैं और वो चेंसी को पकड़ते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। वहीं वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और वो सीधा उस रूम से बाहर निकलता है और वो जल्दी जल्दी सीधा दौड़कर विंग के पास जाता है। विंग जो अभी भी सो रहा था। विंग को देखकर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और वो उसके फोरहेड पे किस करता है और धीरे से उसके बालों को सहलाता है और कहता है, माफ़ कर दो विंग मुझे, ऐसा कहता है। तभी एक पर्सन दौड़ कर आता है और कहता है, राजा बहुत गलत हो चुका है, आप जानते हैं छेनसाओ ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। वांग जी कहता है, मुझे पहले से पता था, हमने जो सारी रणनीति तैयार की है उसे तैयार करो, आज वो बचना नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। जिस पर वो कहता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर मैं बच आया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। और वो सोते हुए विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपनी सारी तलवार अपने हाथ में लेता है और जितने भी हथियार थे उन्हें जिन्हें वो यूज कर सकता था उन्हें सबको अपने हाथ में लेता है और जल्दी से वो रूम से बाहर निकलता है। लेकिन निकलने से वो पहले एक बार और विंग की तरफ देखता है
और वो फिर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं वांगजी घोड़े पर सवार होता है। बहुत सारे सैनिक सवार हो चुके थे और वो सीधा गुसू से बाहर आते हैं। तभी हम देखते हैं आमने सामने चेन साओ और वांगजी के दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और उनके सैनिक भी दोनों के सैनिक आमने सामने थे। तभी चेन साओ कहता है, मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है। वांगजी कहता है, तुम्हारी बेटी वही है जहाँ होना चाहिए। चैन साहब कहता है, वांगजी मुझे मेरी बेटी वापस कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वांगजी जोर जोर से हंसता है और कहता है, चैन साहब तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज यहाँ से बच के जा पाओगे? बिल्कुल नहीं, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ऐसा कहता है। तभी अचानक से दोनों दोनों राज्यों की सेनाओं में आपस में लड़ना शुरू हो जाता है। वहीं चैन साहब और वांगजी भी एक दूसरे से बहुत लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे पर बारी बारी से प्रहार कर रहे थे। कोई भी किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। कई बार चैन साहब की तलवार की वजह से वांगजी घायल भी हो गया था, लेकिन वांगजी चैन साहब को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अचानक से चैन साहब वांगजी की पीठ पर जानबूझकर पीछे से वार करता है, जिससे वांगजी बहुत घायल हो जाता है। उसका पूरा खून गिरने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और अचानक वांगजी के फेस के सामने विंग का फेस आ जाता है। वांगजी जैसे ही विंग को याद करता है और वो अचानक से उठता है और अपनी तलवार लेता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ जो चैन साहब खड़ा था उसके पेट में डाल देता है और चैन साहब वहीं की वहीं पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वहीं वांगजी भी पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है और मैदान में गिर जाता है। वैसे वांगजी की पूरी तरीके से जीत हो चुकी थी। तभी बहुत सारे लोग दौड़ कर आते हैं और वांगजी को पकड़ते हैं और वो वांगजी को सीधा हीलर के पास ले जाते हैं। हीलर जो वांगजी को इस हालत में देखते हैं, तभी से चैन दौड़कर वांगजी के पास आते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि वांगजी लड़ाई में पूरी तरीके से घायल हो चुका है, चैन की आंखों से बहुत सारे आंसू गिर रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं, मैंने तुमसे हमेशा मना किया था कि चैन साओ अच्छा इंसान नहीं है, पर वांगजी तुमने मेरी नहीं सुनी थी। इसका ही ये नतीजा है जो आज तुम इस हालत में हो, ऐसा कहते हैं। तभी वो हीलर की तरफ देखते हैं। हीलर कहते हैं, हमें राजा का उपचार करना होगा, राजा का पहले ही बहुत सारा खून बह चुका है। जैन कहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे भाई को कुछ भी नहीं हो जाना चाहिए। हीलर कहते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते, राजा की हालत बहुत ख़राब है, ऐसा कहते हैं। तभी वो डोर बंद करते हैं और उस कमरे में राजा का इलाज करने लगते हैं। वहीं से चैन जो उस रूम के बाहर थे वो इधर से उधर घूम रहे थे। बहुत सारे मंत्री भी वहीं थे। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है। उस काढ़े को पीने की वजह से अब उसकी बॉडी में पेन नहीं था, वह बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। तभी वो धीरे धीरे उठता है और धीरे धीरे चलकर उस राजा के रूम से बाहर आता है। तभी वो देखता है पूरी जगह एकदम शांत थी, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे थे, कुछ लोग जो इधर से उधर भाग रहे थे। तभी विंग जो एक पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो?" तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है राजा युद्ध में पूरी तरीके से हाँ घायल हो चुके हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता वो बचेंगे कि नहीं। विंग जैसे ही ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, क्या?" तभी वो पर्सन कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता राजा 2 दिन से बेहोश हैं?" विंग कहता है, क्या मैं 2 दिन से सो रहा हूँ? जैसे ही विंग ये सुनता है विंग की आंखें से आंसू गिर जाते हैं। विंग उस पर्सन से कहता है, राजा कहाँ है?" तभी वो पर्सन कहता है, वो हीलर के पास है। विंग दौड़कर उस तरफ जाने लगता है जहाँ उसे ने देखा कि जहाँ वांगजी उस हीलर के रूम में था और उसका उपचार चल रहा था। विंग दौड़ता हुआ सीधा उस रूम के सामने जाता है। तभी वो देखता है सिचेन जो चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही विंग सिचेन को देखता है वो उन्हें बो करता है। सिचेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग। विंग कहता है, राजा कैसे हैं?" तभी सिचेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता विंग, वो 2 दिन से बेहोश है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते जब तक उसे होश नहीं आ जाता। विंग कहता है, क्या? तभी सिचेन कहते हैं, पर तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। विंग की आंखों से बहुत आंसू गिरने लगते हैं। सिचेन विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे लगता है शायद तुम उसके पास रहो तो वो जल्दी ठीक हो जाए। जिस पर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी सिचेन कहते हैं, तुम जानते हो
मेरे भाई के अंदर सच में दिल नहीं है, मुझे ऐसा ही लगता था। वो किसी को भी इतनी क्रूर तरीके से मारता कि हमें समझ ही नहीं आता था। उसने कभी किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचा। लेकिन तुम्हारे आने के बाद सच में मेरा भाई बहुत बदल गया। उसके अंदर दिल धड़कना शुरू हो गया। उसने लोगों की केयर करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है, उसे सही गलत लोगों को पहचान हो गई। इसलिए भी मुझे लगता है शायद तुम उसके पास रहो तो वो जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा कहता है। जिस पर विंग के आंसू और गिरने लगते हैं। तभी विंग धीरे से उस रूम का डोर ओपन करता है। तभी वो हीलर जैसे ही विंग को देखता है, विंग कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो हीलर कहता है। विंग जो अंदर आता है, तभी वो वांग जी को देखता है। वांग जी की पूरी बॉडियों पे बहुत सारी पट्टियाँ बंधी हुई थी। सिर्फ वांग जी के फेस पे भी कई सारे चोटों के निशान थे, जिन पर पहले से ही बहुत सारी मेडिसिन लगी हुई थी। 2 दिन से वांग जी बेहोश है। तभी विंग हीलर की तरफ देखता है और कहता है, राजा को कब तक होश आएगा? हीलर कहते हैं, नहीं पता। हम चाहते हैं जितना जल्दी उन्हें होश आए उतना अच्छा है। नहीं, पता नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विंग जैसे ही ये सुनता है, उसकी बॉडी बुरी तरीके से कांप जाती है। विंग वांग जी के पास बैठ जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है, राजा प्लीज़ ठीक हो जाइए, प्लीज़ ठीक हो जाइए। क्या आप मुझसे इतना नाराज हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया जेंसी के साथ। राजा प्लीज़ ठीक हो जाइए। मुझे आपको बताना है कि मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा डर गया था जिस तरीके से आपने मेरे साथ किया। प्लीज़ आप ठीक हो जाइए, ऐसा कहता है। और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अचानक से विंग के आंसू जैसे ही वांग जी के हाथ पे गिरता है, वांग जी के हाथ पे आंसू गिरने से धीरे धीरे वांग जी की आइज जो धीरे धीरे ओपन होती है। तभी अचानक से हीलर जैसे ही वांग जी की बॉडी को थोड़ा हिलता हुआ डुलता हुआ देखते हैं, तो अचानक से वो वांग जी के पास आते हैं। वो कहते हैं, शायद राजा को होश आ रहा है, ऐसा कहते हैं। सिचैन जैसे ही ये शब्द बाहर सुनते हैं, वो दौड़ कर अंदर आते हैं। वहीं विंग भी वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। वहीं वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है कि सबसे पहले वांग जी की नज़र विंग पर जाती है। विंग को देखते ही वांग जी बस विंग को ही देखता रहता है। विंग की आंखें जो आंसुओं की वजह से रेड थी। तभी वांग जी अपना हाथ लाता है और विंग के आंसुओं को क्लीन करता है और धीरे से कहता है, तुम्हें किसने हर्ट किया है? ये सुनकर सभी एकदम से डर जाते हैं। इतनी बीमारी में भी वांग जी की आवाज़ अभी भी उतनी ही कठोर थी जितनी हमेशा हुआ करती थी। तभी एक हीलर डर से कहता है, हमने कुछ नहीं किया राजा, वो तो बस आपके लिए रो रहे हैं, ऐसा कहता है। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी, विंग को किसी ने हर्ट नहीं किया, तुम इतने बीमार हो, बस वो इसीलिए इतना सैड है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया है राजा, क्या आप ठीक हैं? तभी वांग जी विंग के आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कहता है। जिस पर विंग और फूट फूट कर रोने लगता है, जिस पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं वांग जी भी सबको गुस्से में देखता है। सभी डर के मारे वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। सिचैन को तो हंसना आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब रूम में सिर्फ विंग और वांग जी ही थे। तभी वांग जी जो धीरे से बैठते हैं, विंग उनको धीरे से बिठाने में हेल्प करता है। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और विंग की लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है। विंग जो पूरी तरीके से उसका फेस रेड हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तभी विंग अचानक से वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, नहीं राजा, ये आपकी गलती नहीं थी, शायद मेरी गलती थी, आपकी रानी की वजह से। तभी वांग जी भीम को खुद से दूर करता है और कहता है, वो मेरी रानी नहीं है, समझे तुम? और अब बता दूं, अब मेरी सिर्फ एक ही रानी है और वो तुम हो। जिस पर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? ऐसा कहता है। जिस पर भीम के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो वांग जी के हाथ पे हाथ रखता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा,
ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी विंग के लिप्स को पकड़ता है और अपनी लिप्स रख देता है और फाइनली दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस करने लगते हैं। वहीं अब हम सीधा 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं राजा विंग और वांग जी दोनों अपने रूम में थे। दोनों की बॉडी स्लैपिंग की आवाज़ आ रही थी। दोनों के कराने की आवाज़ से पूरा आराम भरा हुआ था। चारों तरफ विंग बस वांग जी के नाम से मौन कर रहा था और उसे और तेज होने के लिए कह रहा था। वहीं वांग जी जो कह रहा था कि जो मेरी रानी मांगेगी मैं वही करूँगा, ऐसा कह रहा था। दोनों की बॉडी पसीने से पूरी तरह भरी हुई थी। दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं। तभी वांग जी अचानक पूरी तरीके से थक जाता है और वो विंग के पास लेट जाता है। तभी वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पे ले आता है। विंग कहता है, सच में तुम बहुत सीमलेस हो। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं अपनी रानी के लिए हमेशा ऐसा ही रहूँगा। तभी विंग कहता है, सच में कोई नहीं जानता कि एक क्रूर राजा ऐसा भी हो सकता है। तभी वांग जी फिर से विंग के लिप्स पर किस करता है और कहता है, पर मैं अब क्रूर नहीं हूँ। तभी वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर आप सच में अभी भी क्रूर हैं। पता है कितनी? आप बेड पे सच में बीस्ट नहीं है, एक क्रूर किंग है, समझे आप? इस पर वांग जी एक स्माइल करता है कि तभी वांग जी विंग के लिप्स पे किस कर लेता है और फाइनली हमारा ये छोटा सा फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना, कमेंट करना